नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है, जहां पर कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। कोरोना वैक्सीनेशन को भी लेकर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई और वैक्सीनेशन अभियान पर फीडबैक लेंगे। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 26,000 कोरोना के नए केस सामने आए थे। देश में 1,13,85,339 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। देश में 2,19,262 अभी भी एक्टिव केसों की संख्या है। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपने पांव फैलाने लगा है, ऐसे में मुख्यमंत्री राज्य के जितने भी हैं उन सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा करेंगे। कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक होगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई और वैक्सीनेशन अभियान पर फीडबैक लिया जाएगा और आगे चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि देश में टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक बार फिर से अगर कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है तो वाकई में काफी चिंताजनक बात है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, कल पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और साथ ही कोविड वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा और किस मुद्दे पर बात हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड का जिस तेजी के साथ है, कई राज्य वहां पर कोविड के मामले में भी देखी गई है। ऐसे में कोविड के बढ़ते हुए मामले, साथ ही वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, इन दोनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ रूबरू मुख्यमंत्री के साथ मिल करके वो एक तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के जो है रिव्यू करेंगे और इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ जो वैक्सीनेशन है वो किस तरह से गति के साथ वैक्सीनेशन शुरू किया जाए, कैसे, और जैसे बात में पहले जो कोरोना फाइटर थे उनको लेकर के लगाया गया था, को लेकर लगाया गया, अब इसके आगे भी विस्तार दिया जाता है। तो इसको देखते हुए बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। दूसरा ये होगा बंगाल, पंजाब जैसे मुख्यमंत्री इस बैठक में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, अभी तक साफ नहीं हो पाया कि क्या ममता बनर्जी इस बैठक में साथ होंगी या नहीं होंगी। लेकिन फिलहाल राज्यों के मुख्यमंत्रियों साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि कोविड के दौरान बार जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रूबरू किए प्रधानमंत्री एक बार। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वैक्सीनेशन अभियान पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने वाले हैं। बता दें आपको कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी, बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर चर्चा होगी। इसी के साथ एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। एसके, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे कोरोना रोकने को लेकर, संक्रमण को लेकर, इसके साथ ही कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे, इस बैठक में जुड़ेंगे। हालांकि यूपी की बात की जाए, जहां एक तरफ यूपी की चर्चा कोविड मैनेजमेंट को लेकर हुई है, वहीं दूसरी तरफ यूपी की चर्चा कोविड वैक्सीनेशन के प्रबंध को लेकर भी हुई है। जिस तरीके से तेजी आई है, और पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें यूपी की तारीफ हुई थी, इस बार क्या कुछ खास यूपी के लिए हो सकता है? यूपी की इस वक्त क्या स्थिति है? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर तेजी के साथ काम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक 24 घंटे पर खुद अपनी टीम के साथ बैठक की और एक टीम 11 का गठन किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण को रोका गया। अगर हम उत्तर प्रदेश की रिकवरी की बात करें तो 98.2% रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश का है। जहां तक कोरोना का सवाल है तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जिसमें लखनऊ, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज ये वो जिले हैं जहां से कोरोना के संक्रमण पिछले करीब 2 हफ्तों में थोड़ी संख्या जरूर उनकी बढ़ी है। मतलब 15 से 20 की संख्या में संक्रमित करीब यहां पर निकले हैं, जो कि आंकड़ा पिछले अगर 3 महीनों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो ज्यादा है, क्योंकि उस दौरान सिर्फ 5, 6, 7 इस तरीके से आंकड़े आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या अन्य पंजाब जैसे राज्य हो, जहां पर कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ा है, और देश में अगर हम पूरे आंकड़े की बात करें तो लगातार आंकड़े आए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। कल जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें देश भर के सभी मुख्यमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा होंगे। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश एक नजीर जरूर है दूसरे प्रदेशों के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ के करीब में है, उससे ज्यादा ही आबादी है, क्योंकि ये वो आबादी है जो कि जनगणना के अनुसार दर्ज है। तो निश्चित है कि इतने बड़ी जनसंख्या के प्रदेश ने किस तरीके से कोरोना संक्रमण को पूरी तरीके से काबू में किया, साथ ही साथ में बड़े पैमाने पर रिकवरी रेट प्राप्त किया। वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ। 12 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। 3 अलग अलग चरणों में लगातार वैक्सीनेशन चला उत्तर प्रदेश में। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि केवल रविवार का दिन छोड़ा जाएगा, बाकी प्रत्येक दिन वैक्सीनेशन करने के निर्देश हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 250 रुपए देकर वैक्सीनेशन करा सकता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कोरोना को रोकने के लिए कदम उठाए, वो कदम निश्चित अविस्मरणीय है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे तो मुद्दा यही होगा कि जो कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ा है, इसको किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए क्या कदम उठाए जाए, कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने बेहतर तैयारियां की हैं। ठीक है, इसके बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे। तो आज पश्चिम बंगाल में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुल 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिम मेदिनीपुर में जनसभा करेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे पुरुलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा होगी। दोपहर 1 बजे बांकुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी और दोपहर 3 बजे मेदिनीपुर में सभा संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे। तो दोपहर 1 बजे बांकुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे मेदिनीपुर में, और वहीं 11 बजे की अगर बात करें, यानी कि सबसे पहली जनसभा 11 बजे होगी जो कि पुरुलिया में होगी, दूसरी 1 बजे जो कि बांकुरा में होगी और तीसरी 3 बजे जो कि मेदिनीपुर में होगी। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे जनसभा को संबोधित करने के लिए, चुनावी रण में कूदने के लिए। हालांकि पहले भी कई बार पश्चिमी बंगाल जा चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन एक बात तो तय है, क्योंकि स्टार प्रचारक में आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकतर जहां भी जाते हैं वहां बीजेपी को जीत मिलती है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुके हैं, और ये वो मौका है जब सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा शुरू हो रहा है और करीब रात 9 से 10 के बीच में वापस सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचेंगे। करीब 12 से 14 घंटे का ये सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल दौरा है, जिसमें वो 3 रैलियां करेंगे। जहां पहली रैली 11 बजे पुरुलिया में होगी, उसके बाद 1 बजे बांकुरा में होगी और तीसरी रैली पश्चिमी मेदिनीपुर में होगी। तो कहीं ना कहीं 3 रैलियों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमले बोलेंगे। और निश्चित है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके की छवि है, जिस तरीके वो कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी रैलियों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है, यही एक बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, जो वहां की बीजेपी यूनिट है वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की मांग कर रही है। आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ 3 रैलियों को संबोधित करेंगे तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के मॉडल की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के त्योहार को रोकने की बात की गई, उन सारी चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जब इसके पहले लोकसभा चुनाव के दौरान गए थे तो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था।
उनकी रैलियों को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब चूंकि चुनाव चल रहा है, सूचना जारी है, तो ऐसी स्थिति में ममता सरकार उन्हें नहीं रोक सकती है। तो ऐसी स्थिति में जहां स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रचार करेंगे, तो निश्चित है कि कई बड़े ऐसे मुद्दे जिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंच के जरिए हमला बोलेंगे। बीजेपी चाहती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिले। यही एक बड़ी वजह है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर विभिन्न प्रदेशों में बीजेपी उतार रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लिए सबसे मुफीद है, क्योंकि जहां जहां उन्होंने अभी तक प्रचार किया है, कहीं ना कहीं उनके प्रचार का फायदा बीजेपी को मिला है। उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ कहीं ना कहीं बीजेपी को यह बताती है कि अगर वो उसको वोटों में कन्वर्ट करने में सफल हो पाए तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की स्थिति उन प्रदेशों में बेहतर होगी। तो निश्चित है कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर हमला बोलेंगे, कांग्रेस और वामपंथी भी उनके निशाने पर होंगे, लेकिन मुख्य निशाना ममता सरकार पर ही होगा और उन मुद्दों को उठाने की कोशिश होगी जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें वो कर सके। तो निश्चित है कि अब से थोड़ी देर बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे, उसके बाद 11 बजे पहली रैली वो करेंगे। और ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद असम में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। मैं आज के दिन का कार्यक्रम जानना चाहूंगी, इन तीनों जनसभाओं को संबोधित करने के बाद पश्चिम बंगाल में कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है सीएम योगी का? कब तक वो वहां से निकल जाएंगे या आज रात्रि विश्राम करेंगे? उनकी 11 बजे अंतिम रैली है, 11 बजे से शुरुआत होगी और 3 बजे अंतिम रैली है जो करीब 1 घंटे चलेगी, 4 बजे समाप्त होगी। जहां तक अभी का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जारी हुआ है, वो वापस लखनऊ पहुंचेंगे करीब रात 9 से 10 के बीच में, और जिसके बाद वो रात्रि विश्राम लखनऊ करेंगे। सुबह पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे, जिसके बाद वो आसाम के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लगातार उनके रैलियों की मांग विभिन्न प्रदेशों से उठ रही है। यही एक बड़ी वजह है कि जहां आज वो पश्चिम बंगाल में प्रचार करेंगे, कल आसाम में होंगे और उसके बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह में केरला और तमिलनाडु में भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। तो ये वो बड़ी वजह है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी की विभिन्न प्रदेशों की जो कार्यकारिणी है वो मांग कर रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली उनके प्रदेश में कराई जाए, जिससे बीजेपी को सीधे तौर पर उनकी हिंदूवादी छवि का फायदा मिले। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, राम मंदिर निर्माण को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर हो, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जो सीएम योगी आदित्यनाथ आज इन रैलियों में उठाने वाले हैं। निश्चित है कि अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन रैलियों के बाद कितना फायदा बीजेपी को पश्चिम बंगाल और बाकी प्रदेशों में मिलता है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार लगातार लगे हैं और वो लगातार उन प्रदेशों में प्रचार करेंगे जहां जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एसके बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी खबरों पे अपडेट लेंगे आपसे। तो आपको बता दें कि आज दीदी के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे, हुंकार भरेंगे, पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिम मेदिनीपुर में जनसभा करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी बंगाल के दौरे पर आ जाएंगे। सुबह 11 बजे उनकी पहली रैली होगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको बता देते हैं। सीएम योगी ट्वीट करते हुए लिखा, क्रांति की धरा बंगाल में आज पुनः अपने बंगालवासी बहनों भाइयों के मध्य रहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित कर आप सभी के मध्य अपनी बात रखूंगा। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी बंगाल के दौरे पर जाने से पहले किया है। लखनऊ से खबर है, जहां पर सीएम ऑफिस का फोन ना उठाने पर एक्शन लिया गया। मामले में कुल 25 जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। मामले में प्रदेश के 4 मंडलायुक्त से जवाब मांगा गया है। सीएम योगी के निर्देश के बावजूद अफसर बेपरवाह रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली के कमिश्नर से जवाब मांगा गया है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। नोएडा, गाजियाबाद, बदायूं, अलीगढ़, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर डीएम से जवाब तलब किया गया है। फिरोजाबाद, हापुड़, अमरोहा, पीलीभीत, बलरामपुर, गोंडा, जालौन, औरैया डीएम से जवाब तलब किया गया। संत कबीरनगर, कुशीनगर और इसके साथ ही कानपुर देहात, कानपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़ डीएम से भी जवाब तलब किया गया है। तो आगरा मंडल के किसी एसपी और एसएसपी ने भी फोन नहीं उठाया सीएम ऑफिस का। तो अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर, रायबरेली, कन्नौज, औरैया, कुशीनगर, जालौन के एसपी से भी जवाब तलब किए गए हैं। पूरे मामले में शासन ने सीयूजी फोन न उठाने वाले अफसरों से 3 दिन में जवाब मांगा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीयूजी फोन पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सीयूजी फोन, देखा जाता है कि सीयूजी फोन पर अफसर जो कॉल है वो रिसीव नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, जिसके बाद सीएम ऑफिस से जवाब तलब किया गया।
तो एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, सीयूजी जो फोन है वो इसीलिए दिया गया था कि जो तमाम अफसर है वो उस पर मौजूद रहे, उसके जरिए जनता से जुड़ सके, उनकी परेशानियों को सुन सके। लेकिन कई बार देखा गया है कि सीयूजी नंबर अलॉट तो कर दिया गया है, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अफसर हैं, वो इस फोन पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। अब सीएम ऑफिस से जवाब तलब किया गया। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के सभी अफसरों को निर्देशित किया था, चाहे वो कमिश्नर हो, डीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, सीडीओ हो, बीडीओ हो, डीडीओ हो, जो भी अफसर हैं उन सभी को सीयूजी नंबर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। इस नंबर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी समस्या से पीड़ित है, फरियादी है, किसी भी समस्या में मदद चाहता है, वो इन नंबरों पर कॉल कर अधिकारियों से सीधे बात कर सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है, अपनी समस्या के लिए बात रख सकता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस सच्चाई को जानने के लिए रैंडम कॉल किए गए तो प्रदेश के 25 ऐसे जिलाधिकारी निकले जिनके फोन नहीं उठे। साथ ही साथ 4 कमिश्नर भी ऐसे थे जिनके फोन नहीं उठे। आगरा मंडल के किसी भी कप्तान ने फोन नहीं उठाया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई अन्य जिले ऐसे थे जहां के कप्तानों ने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा, या फिर कई जगहों पर उनके पीआरओ ने फोन उठाया, कई जगहों पर आधे घंटे से 1 घंटे बाद वापस में कॉल आया। तो बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश किया था कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर हो। अगर कोई व्यक्ति किसी जिले से आता है तो उसी जिले स्तर पर उसकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाए, जो वो मदद चाहता है उसको जिले पर मदद उपलब्ध कराई जाए, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था कि सीयूजी नंबर को उठाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए थे। लेकिन बावजूद इसके जब मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन अफसर नहीं उठा रहे हैं तो यह समझा जा सकता है कि आखिर वो आम व्यक्ति का फोन किस तरीके से उठाते होंगे, उस पर कितना रिस्पॉन्स करते होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां फोन नहीं उठा, बहुत सारे ऐसे अफसर भी थे जिन्होंने पलट कर कॉल करना जरूरी नहीं समझा, जिस पर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि 3 दिन के अंदर ऐसे अफसर जवाब दें कि आखिर सीयूजी फोन वो क्यों नहीं उठा पाए और क्या बड़ी वजह थी जिस वजह से उन्होंने अपने नंबर जो है या तो फॉरवर्ड कर रखे थे या फिर अपने पीआरओ को दे रखे थे, और कई जगह ऐसी थी जहां पर पीआरओ ने भी फोन नहीं उठाए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि जब इनसे जवाब तलब किया गया है तो क्या जवाब ये अधिकारी देते हैं, ये बड़ा सवाल जरूर होगा। हालांकि 3 दिन में इनको जवाब देने का निर्देश है और उम्मीद है कि ये वजह ऐसी बताएंगे जिससे कहीं ना कहीं शासन ये समझ सके कि आखिर इनके फोन ना उठाने की वाजिब वजह क्या थी। अगर हम बात करें कमिश्नर की तो चाहे बरेली, प्रयागराज और उसके अलावा अगर हम देखें तो अयोध्या जैसे जो मंडल हैं उनके मंडलायुक्तों के फोन नहीं उठ सके। उसके अलावा डीएम की एक लंबी फहरिस्त है, 25 जिले हैं जिनके डीएम फोन नहीं उठाए, चाहे वो प्रयागराज जैसा सेंसिटिव जिला रहा हो, वाराणसी रहा हो, नोएडा रहा हो, मऊ, आजमगढ़, कानपुर देहात, ये वो जिले हैं जिनके जिलाधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ का जिला है गोरखपुर, उसके डीएम ने भी फोन नहीं उठाया। तो ये बड़ी बात जरूर है कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार खुद जन सुनवाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, गोरखपुर में जब भी वो होते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर जनता दरबार से पहले अगर स्थानीय स्तर पर लोगों को उनका निस्तारण मिलेगा तो जनता दरबार में ये भीड़ नहीं होगी। ये एक बड़ी वजह जरूर है कि अफसरों का फोन ना उठाना। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय रैंडम चेकिंग पहले करता रहा है और उस दौरान भी अफसरों को नोटिस हुई थी, हिदायत मिली थी, लेकिन ये दूसरा मौका है क्योंकि चुनावी वर्ष भी है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं चाहती है जिससे कहीं न कहीं जनता के बीच में गलत संदेश जाए। अब देखना यह है कि जब 3 दिन बाद ये अफसर जवाब देंगे तो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इन अफसरों पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन नहीं उठाते हैं तो ऐसी स्थिति में आम व्यक्तियों की बिसात ही क्या है। तो अब निश्चित है कि जवाब मांगा गया है। यूपी कार्मिक विभाग ने उनसे कहा है कि वो 3 दिन के अंदर ये बात बताएं कि आखिर किस वजह से वो फोन नहीं उठा सके। और जब मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन नहीं उठा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा, उनके साथ इंटरेक्शन कैसे करते होंगे, अब उनका जवाब जरूर महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसके रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि नोएडा से है। कानून व्यवस्था पर फुल एक्शन में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर पुलिस कानून और शांति व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखे हुए है। सेक्टर 58 में टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर दिखे एसीपी रजनीश वर्मा शाम होते ही पहुंचे इलाके, मार्केट और सेक्टर्स में पुलिस की सख्त चेकिंग। पुलिस टीम के साथ एसीपी रजनीश वर्मा ने चेकिंग की। एसीपी रजनीश वर्मा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत भी की। एसीपी ने आम जनता को सावधान रहने की सलाह दी। एसीपी रजनीश वर्मा ने अपराधियों को भी सख्त मैसेज दिया, अपराध छोड़ दे नहीं तो नोएडा पुलिस के चंगुल से नहीं बचेंगे। तो बता दें आपको, पुलिस टीम के साथ एसीपी रजनीश वर्मा चेकिंग के लिए पहुंचे और इसके साथ ही
एसीपी ने आम जनता को सलाह भी दी सावधान रहने की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर नोएडा पुलिस अपनी नजरें बिछाए हुए हैं, नजरें लगाए हुए हैं। शाम होते ही जो पॉश इलाके हैं, मार्केट है और सेक्टर्स है, वहां पर पुलिस की सख्त चेकिंग चलती है। और इसी बीच पुलिस टीम के साथ एसीपी रजनीश वर्मा भी चेकिंग के लिए रवाना हुए। एसीपी रजनीश वर्मा ने आम जनता को अपराधियों से सावधान रहने की सलाह भी दी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की है जब वो आम लोगों के बीच में आम लोगों को सावधान रहने की सलाह देते हुए नजर आए, इसके साथ ही चेकिंग करते हुए नजर आए। ये बहुत जरूरी भी है इस तरह की पेट्रोलिंग, क्योंकि अगर इस तरह की पेट्रोलिंग शहर में होती है तो कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ रहता है कि पता नहीं कब चेकिंग अभियान के जरिए या चेकिंग करते वक्त वो पकड़े जाएं। और सबसे बड़ी बात कि जब पुलिस इस तरह से चेकिंग करते हुए दिखाई दे, सड़क पर गश्त करती हुई दिखाई दे, तो अपराधियों के अंदर भी ये डर रहता है कि कहीं पकड़े ना जाए, कोई अपराध ना हो। इसको देखते हुए पुलिस इस तरह के अभियान करती है। और फिलहाल जो नोएडा में स्थिति है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि जिस कानून व्यवस्था को लेकर मजबूत करने के लिए लगातार नोएडा का जो प्रशासन है वो काम कर रहा है और उसी के तहत कानून और शांति व्यवस्था को बनाने के लिए चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। इसी दौरान एसीपी रजनीश वर्मा से हमारे संवाददाता निशांत शर्मा ने खास बातचीत की है, देखिए। नोएडा पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में लगातार जो है पुलिस जो है चेकिंग करती नजर आ रही है। और बात कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसीपी रजनीश वर्मा जी। सर, किस तरीके से फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्या क्या चेकिंग की जा रही है? पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में शाम के टाइम पूरे नोएडा में चेकिंग, संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चलती है। उन्हीं के निर्देशन में आज हम सब सेक्टर 62 में पैदल मार्च कर रहे हैं, संदिग्ध गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, संदिग्ध व्यक्तियों को कर रहे हैं और जो भी ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं उनके खिलाफ हम सब कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आगामी चुनाव भी आने वाला है और उसके बाद जो देखा जा रहा है इस समय आपने जो चेकिंग की है, लगभग कितनी गाड़ियों के चालान करे होंगे और क्या कुछ चेक करने पर पाया गया? अभी जो शाम के टाइम, चूँकि ये मार्केट का टाइम होता है, मार्केट में क्राउड रहता है, तो हम सब ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारी चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं ना होने पाए। साथ ही साथ जो संदिग्ध गाड़ियां हैं उनको भी चेक किया। लगभग आज अभी हम सब ने 20 से 25 गाड़ियों को चेक किया है और उसमें से कुछ गाड़ियां हमें संदिग्ध मिली है, तो उनके खिलाफ हम सब कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आम जनता को क्या न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से मैसेज देंगे? देखिए, इस समय जो टाइम चल रहा है शाम का, पूरी नोएडा पुलिस इस समय अलर्ट मोड में है और आप सब जिस भी मार्केट में जाइए आप सेफ फील करिए। इसी को संदर्भ में हम सब लगातार चेकिंग कर रहे हैं। सर, अपराधियों को क्या मैसेज देंगे जो अपराधी इस तरीके से घटना कर देते हैं, घटना करने के फरार हो जाते हैं और लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, नोएडा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है? जो भी अपराधी क्राइम कर रहे हैं उनको हम पकड़ भी रहे हैं। साथ ही साथ शाम के टाइम अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पॉइंट्स पे चेकिंग चल रही है। जैसे हमारा NIB कट हो गया, हरदर्शन कट हो गया, साथ ही साथ जितने भी दिल्ली से बॉर्डरिंग है और गाजियाबाद से बॉर्डरिंग है उस पर भी चेकिंग हो रही है। और ये साफ संदेश, कोई भी किसी भी तरह का क्राइम करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थे एसीपी रजनीश वर्मा, जिनका साफ कहना अगर जो कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर चेकिंग कर रही है। नोएडा के सेक्टर 62 से लेकर थाना 58, 24 थाना क्षेत्र और जो भी पुलिस के जो बॉर्डर हैं उन पर अपने जो पुलिस टीम के साथ पूरी तरह से पुलिस चेकिंग करती नजर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।